तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा और अंतिम दिन है। आज प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी सदन की और कई मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार भी हैं। आज भी सरकार को घेरने की तैयारी से विपक्ष उतरेगा। तैयारी विपक्ष की तरफ से कर ली गई है। कई मुद्दे पिछले 2 दिनों में भी देखने को मिले, चाहे मुद्दा हो जहरीली शराब कांड का, यौन उत्पीड़न का, महिला सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का, सफाई व्यवस्था का, बेरोजगारी का, महंगाई का, कई मुद्दे देखने को मिले और चर्चा हुई, एक सार्थक चर्चा भी रही। अब देखने की बात होगी जब यह सत्र खत्म होगा। आज अंतिम दिन के बाद हो सकता है कि अवधि थोड़ी और भी बढ़ जाए, ऐसे भी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब देखने की बात होगी जब यह सत्र खत्म होगा तो जनता के लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा, कितना प्रोडक्टिव यह सत्र रहा, यह भी देखने की बात होगी। प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने जा रही है। तीसरे दिन के अंतिम दिन आज शीतकालीन सत्र का और सदन में कई मुद्दों को लेकर आज हंगामे के आसार, इसलिए क्योंकि कल भी हंगामा देखने को मिला, तीखी नोकझोंक देखने को मिली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच में, पक्ष और विपक्ष के बीच में। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा और अंतिम दिन, आज हंगामे के आसार। विपक्ष के पास आज अंतिम दिन सरकार को एक बार फिर से घेरने का, इसलिए भी विपक्ष अपनी पूरी तैयारियों के साथ उतरने जा रहा है सदन में। जनता के मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष पूरे तरीके से तैयार, तो वही सरकार अपने जवाबों के साथ सदन में तैयार नजर आ रही। पहले 2 दिन की अगर हम बात कर लें तो तीखी नोकझोंक हुई, बहस भी देखने को मिली और प्रोडक्टिविटी कितनी रही इस शीतकालीन सत्र की, यह भी देखने की बात है। प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल के साथ होगी शुरुआत और प्रश्न पूछे जाएंगे विपक्ष की तरफ से। सत्ता पक्ष के जवाब क्या रहेंगे, क्या संतोषजनक रहेंगे, सेटिस्फाइंग आंसर्स रहेंगे सत्ता पक्ष की तरफ से या नहीं, यह भी देखने की बात होगी। क्योंकि अभी तक जितने जवाब सत्ता पक्ष ने दिए, अधिकतर जवाबों में विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, असंतुष्ट नजर आया। सदन में मुद्दों की गूंज जो सुनाई दे रही है पिछले 2 दिनों में और आज जो सुनाई देगी, भ्रष्टाचार और साथ ही पंचायतों में टेंडर प्रक्रिया, जन संवाद कार्यक्रम को लेकर भी विपक्ष निशाना साध सकता है। कारीगरों का मुआवजा कितना दिया गया, कितना नहीं मिला, उनकी मांगे क्या हैं, और साथ ही भ्रष्टाचार और पंचायत की शक्तियों में बदलाव को लेकर भी मुद्दा बनाकर विपक्ष विधानसभा के पटल पर रखकर घेराबंदी कर सकता है। पंचायतों में टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष घेराबंदी कर सकता है सरकार की। कारीगरों का मुआवजा, किसानों का मुद्दा भी उठ सकता है एक बार फिर से, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर पहले दिन बड़ी गर्मागर्मी देखने को मिली थी। और भ्रष्टाचार और पंचायत की शक्तियां, ये वो मुद्दे रह सकते हैं जो आज सदन में विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। पंचायतों में टेंडर प्रक्रिया को लेकर और जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर यह मुद्दा आज रह सकता है जो विधानसभा में अंतिम दिन देखने को मिल सकता है। कारीगरों का मुआवजा, कारीगरों की क्या मांगे और साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, आशा वर्कर्स की मांगे अगर बात कर ले, पिछले काफी दिनों में देखने को भी मिला है। तो विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज अंतिम और आखिरी दिन। विधानसभा में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सवाल जवाब का सिलसिला प्रश्नकाल के बाद देखने को मिलेगा सुबह 11 बजे से, और सदन में आज जनहित के मुद्दे लेकर विपक्ष उतरेगा। अंतिम दिन सरकार की घेराबंदी करने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है और जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन्हीं को लेकर जनता के चुने हुए प्रत्याशी आज सदन में एक दूसरे के आमने सामने और चर्चा बनती है और चर्चा करेंगे भी। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हनुमान वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, अजय गुलिया, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी। आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले हनुमान वर्मा, आपकी तरफ आना चाहूंगा। किन किन मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी करने को विपक्ष आज तैयार नजर आ रहा है?
हनुमान। आज पंचायत में जो ई टेंडरिंग है, ठीक है बचन जी, हाँ जी, जो ई टेंडरिंग के कारण सरपंचों को सीमित कर दिया गया। सरपंच सिर्फ 5 लाख रुपए लगा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। और अब 4-5 दिन पहले पंचायत मंत्री का जब बयान पड़ा कि अब जो है ना, हम स्वतंत्र जो पहले से था वैसा करने का काम करेंगे। 4 साल तक, 3 साल तक ये सरकार कहां बैठी थी? ये मामला सबसे पहले उठेगा। और जो जन संवाद हरियाणा प्रदेश में हुआ, जिस जन संवाद में सीएम साहब के साथ एक औरत ने ये कहा कि हमें यहाँ रोजगार दे दें, और तो सीएम साहब यूं करे कि रोजगार नहीं, हम आपको चंद्रयान 4 पे भेजने का काम करेंगे। वो जन संवाद जन अपवाद था। जनता को बदलाने के लिए क्यों सरकार ने पैसे लगा दिए? आशा वर्कर जो सिर्फ 4,000 रुपए में अगर 2 बजे भी रात को ठंड के टाइम में किसी की डिलीवरी केस हो और वो 2 मिनट में बेचारी तैयार होके सर्दी में चली जाती है, ऐसों को सिर्फ 4,000 रुपए देना, ये सभी विषय, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सभी विषय उठाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन हनुमान वर्मा देखिए, जनसंवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ये तो अच्छी बात है ना। ये तो मान लीजिए कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं जनता के बीच में, कम से कम समस्याएं तो सुन रहे हैं। इससे पहले के कार्यकाल में तो देखने को नहीं मिला ये हनुमान वर्मा। अब समस्या सुनने से क्या होता है, उनको क्रियान्वित कहाँ किया जाता है? जब कोई भी व्यक्ति उठ के उनसे संवाद कर, जन संवाद का मतलब है जनता के साथ बात करना, और जनता का कोई व्यक्ति खड़ा होकर अगर बात करे तो सीएम साहब 1 मिनट में कहते गेट आउट, इसको उठा के बाहर फेंक दो। ऐसे स्त्रियों के साथ, औरतों के साथ ऐसा सिस्टम कर रहे हैं। अच्छा। ये कैसा जन संवाद है? अब जानने से क्या फायदा? ये तो बिना बात का पैसा लगा रहे हैं सरकार का, बिना बात का पैसा खर्च करें। एक भी काम ये बताएं ना कि वहां जाने से जन संवाद में ये काम मुख्यमंत्री ने कर दिया। ठीक है, यहाँ तो एक चीज होती है, क्लियर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी अपनी जेब के अंदर धार्मिक ग्रंथों को रखते हैं और उसके ऊपर हाथ रख के यूं कहते हैं, मैं गीता की कसम खा रहा हूं। और गीता की कसम खाने से कुछ नहीं होता। आपको क्यों गीता की कसम खाने पे मजबूर? वो मुद्दा भी आप ही की तरफ से उठाया गया था, जो भर्तियों को लेकर मुद्दा था। उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से तो कहा गया है कि इस एपिसोड में जो जो पाया जाएगा तुरंत बर्खास्त होगा। ऐसा तो विधानसभा में कभी देखने को मिला ही नहीं है, तो अच्छी बात है। तो आज तक कहां बर्खास्त हुए? मुख्यमंत्री लेके आते कि हमने ये कर दिया और ये बर्खास्त कर दिए, तब तो मान जाते। ये बार बार गीता के ऊपर हाथ रख के क्या दर्शाना चाहते हैं? क्यों झूठा व्यक्ति जो होगा वो गीता के ऊपर हाथ रख के ये कहेगा कि मैं यूं करूंगा। जवाब लेते हैं डॉक्टर वीरेंद्र चौहान। देखिए, जनसंवाद को लेकर बात करेंगे। देखिए, विधानसभा के जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर चर्चा भी हो रही है। जनसंवाद को लेकर बात करूंगा। वीरेंद्र चौहान जी, आप ही की तरफ आ रहा हूं। जनसंवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि अच्छी बात है। देखिए, मैंने भी अभी सवाल यही किया, लेकिन उसे भी मुद्दा बनाकर विपक्ष जो है विधानसभा में रख रहा है। देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, हाँ जी। आपने अभी हनुमान जी को सुना, और आपने नहीं सुना, पूरे प्रदेश में हजारों लोग इनको सुन रहे होंगे। तो कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता किस तरह सूचनाओं के अभाव में, जानकारी के अभाव में, समझ के अभाव में अपना मजाक उड़वाते हैं, इससे बड़ा प्रमाण, आपकी इस चर्चा से बड़ा प्रमाण और सबूत कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस के प्रवक्ता को ये आंकड़ा कहां से दिया गया, कहां से ये खोज कर लाए, कौन सी खुदाई में मिला कि हरियाणा में आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को 4,000 रुपए मिलते हैं मेहनताना? जिनके तथ्य सही नहीं हैं, उनका कथ्य भी सही नहीं हो सकता, उनकी कही हुई बात भी सही नहीं हो सकती। हरियाणा में पूरे देश से, अगर सारे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले पारिश्रमिक के डाटा आप ले आए, आंकड़े ले आए, सर्वाधिक कोई दे रहा है तो हरियाणा दे रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रसन्न है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, क्योंकि इनको झूठ फैलाकर राजनीति करनी है, इसलिए ये टेलीविजन चैनल पर आकर भी आई बाई, अनाप शनाप, जो मन में आए वो बोल देते हैं। जनसंवाद, वो जो है ना, जनसंवाद एक ऐसा कार्यक्रम है। हनुमान वर्मा, आप ही बात का जवाब दे रहा हूं। हनुमान वर्मा, देखिए, शांति के साथ चर्चा करते हैं, शांति के साथ चर्चा करते हैं। सर, प्रदेश आपको सुन रहा है। हनुमान वर्मा, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूं जी। वीरेंद्र चौहान, मैं ये कह रहा हूं कि जनसंवाद एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे सरकारी अमले के साथ वो
स्तर पर गए और जो जो समस्याएं वहां पर आई उनका मौके पर निवारण किया। किन समस्याओं का निवारण किया गया? उन समस्याओं का हर जगह, हर जिले में, हर गांव में, जहां जहां मुख्यमंत्री जी गए, मौके पर जिनका निवारण हुआ उसका विवरण, उसकी जानकारी दी गई। एक स्पेशल पोर्टल बनाया गया, जो समस्याएं मौके पर जिनका समाधान नहीं हो सकता उनका फॉलो अप करके उनका निवारण किया गया। सब कुछ सार्वजनिक है, खुले में है, ओपन में हो रहा है। और कांग्रेस के प्रवक्ता हनुमान वर्मा ये कह रहे हैं आपके पैनल पर बैठकर कि कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये पता कैसी बात है? ये सारे के सारे अपने नेता के नक्शे कदम पे चलते हैं। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री को कई बार ये कहते सुना होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी है, विकास के नाम पे एक ईंट को नहीं लाग गई। ये उसी तरह का जुमला उनके प्रवक्ता उछालते हैं। एक तो काम बता दें जो किया हो, 9 सालों में एक तो काम बता दें जो किया हो। अरे भाई, कान खोलो, बुद्धि खोलो, छोटे से अपने संकुचित हुए दिमाग और मस्तिष्क को खोलिए, दिल को खोलिए, और हम पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर अपने किए हुए दे रहे हैं। ठीक है, लगी तो सैकड़ों की संख्या में नए कॉलेज कैसे बन गए? अगर हरियाणा में एक भी ईंट नहीं बनी तो इतने कॉलेज जितने आज तक बने थे महिलाओं के, उससे ज्यादा नए कॉलेज कैसे बन गए? हरियाणा में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 60 से बढ़कर 15 कैसे हो गई? हरियाणा में यूनिवर्सिटीज जो बनी वो ईंट, गारे, पत्थर, सीमेंट से ही बनी होंगी, वो हवा में नहीं बनी। कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पतालों के भवन और सड़कें और हाईवे, वो जिनको दिखाई नहीं देते, उनको मनोहर जी द्वारा किए जा रहे कोई भी काम नजर नहीं आएंगे। वीरेंद्र जी, ई टेंडरिंग का मुद्दा भी आज विपक्ष उठाने के लिए कह रहा है। ई टेंडरिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों में हमने सरपंचों का विरोध भी देखने को मिला। ई टेंडरिंग को लेकर हालांकि बढ़ा दी गई सीमा, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी सरपंच जो है असंतुष्ट नजर आए। पता होगा आपको, अगर इसी तरीके से सरपंच असंतुष्ट रहेंगे 2024 में तो विधानसभा चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि वोट शेयर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है, पता आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज ठीक मिल रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज में कोई बाधा तो नहीं है? नहीं, आवाज बिल्कुल आपकी क्लियर आ रही है सर, बात रखिए। आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था की गई है वो पंचायती राज के सिस्टम में विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए की गई है, जिम्मेदारी तय करने के लिए की गई है। उसका मकसद सरपंचों को परेशान करना नहीं, सरपंचों को संकट से, मुसीबत से, परेशानी से, भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाना है। ठीक है। काम के लिए जितना पैसा दिया गया है वो सारा पैसा ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लगे, उसकी एक पारदर्शी व्यवस्था करी की गई है। ठीक है। तो उससे परेशान अगर कोई सरपंच हैं, वो उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है। आप किसी भी गांव में चले जाइए और गांव के लोगों से मतदान करा लीजिए। सरपंच हो सकता है परेशानी में हो थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले की तरह गफ्फे मारने के मौके नहीं मिल रहे, लेकिन पूरे का पूरा गांव राजी है कि जहां कहीं गड़बड़ होती थी, गड़बड़ी करने के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ठीक है। सारा देश पारदर्शिता चाहता है, मुट्ठी भर लोग नहीं चाहते। सारा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कांग्रेसी नहीं चाहते, लोकदली नहीं चाहते। तो इतना टकराव तो साहब रहेगा। बहुमत, बहुसंख्यक समाज देश में और प्रदेश में आ रहे अच्छे बदलावों के पक्ष में खड़ा है। ये बात लगातार साबित हो रही है। और ये जो कांग्रेस के मित्र जिन जिन मुद्दों पर हल्ला कर रही है, सारे मुद्दे पुराने हो चुके साहब, घिस चुके। इनके एक एक सवाल का हमने जवाब दिया है। विधानसभा के पटल पर भी हम ये जो भी मुद्दा उठाते हैं हम उस पर इनको बेनकाब करते हैं। ठीक है। जींद में बेटियों के यौन शोषण के मामले में ये जिस तरह बेनकाब हुए हैं वो ऐतिहासिक है। ये विधानसभा में गए थे ये कहकर कि हम विधानसभा में सरकार को घेरेंगे। जैसे ही इन्होंने सवाल उठाया, ये खुद घिरकर खड़े हो गए। उप मुख्यमंत्री ने खड़े होकर बताया कि जिस प्रिंसिपल को हमने अब मुकदमा दर्ज करके, एक सेकंड रुक जाओ, मेरी बात पूरी हो लेने दो, अपनी बारी में कहना। जिस जींद जिले के जिस प्रिंसिपल को शिकायतें आने के बाद हमने पोक्सो में बंद किया, बर्खास्त किया, कारागार में डाला, कार्रवाई की, वो प्रिंसिपल तो इनके कार्यकाल में इनकी मंत्री के हस्तक्षेप से बच निकला था।
अगर उस व्यक्ति को उसी समय इन्होंने जेल में ठोक दिया होता, डीडीआर को एफआईआर में बदलने दिया होता, बेटियों को उसी समय ये न्याय देते और बेटियों की असमत के साथ समझौता करके ये लोग दलाली नहीं करते, तो जींद में और सैकड़ों बच्चियां वो उस प्रिंसिपल के कुकर्म का, कुकृत्य का, घिनौने काम का शिकार नहीं बनती। अब ये घिर गए, जब घिर गए तो अब ये कह रहे हैं हाई कोर्ट के जज से जांच मत करवाना, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच नहीं होनी चाहिए, इससे सदन की गरिमा चली जाएगी। अरे सदन की गरिमा, व्यक्तिगत गरिमा, मंत्री पद की गरिमा, मुख्यमंत्री पद की गरिमा को चोट नहीं। वीरेंद्र चौहान जी, टर्म ऑफ रेफरेंसेस मांगे गए हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस मांगा गया है कांग्रेस की तरफ पड़ेगा। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप वीरेंद्र चौहान? सदन में हाँ। तो अगर 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 हुड्डा साहब केवल टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांग रहे होते, हाँ, तो मिल जाती, मिल ही जाएंगी। कोई भी जांच होती है तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलती ही हैं। ठीक है। लेकिन साहब, आपने उनकी बेचैनी नहीं देखी, आपने उनकी व्यग्रता और आकुलता नहीं देखी। वो तो बेचैन इसलिए थे कि कहीं हाईकोर्ट के जज से जांच हो गई तो उनकी सहकर्मी, उनकी सहयोगी, पूर्व मंत्री वो बुरी तरह फंसकर खड़ी हो जाएंगी, इसलिए उनकी इच्छा ये थी कि जांच बंद हो। चलिए ठीक है वीरेंद्र चौहान, होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी लौटूंगा आपके पास, आपके पास आ रहा हूं। बस एक वाक्य केवल, जल्दी। जो विपक्ष केवल एक वाक्य में खत्म करने दीजिए। जो विपक्ष हर छोटे बड़े मसले पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग करता था, वो जब खुद घेरे में आए तो कहने लगे अपनी चुटिया हाईकोर्ट के हाथ में मत दो। ये क्या मतलब हुआ भाई? चलिए ठीक है, चोरी कर रखी होगी तो लौट रहा हूं आपके पास। अजय गुलिया, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी देखिए अजय गुलिया जी, सुना होगा हनुमान वर्मा को, आपने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला झूठ बोल रहे थे। गीता बुक्कल ने जब आवाज उठाई कि गलत जो है वो आरोप लगाए गए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप हनुमान वर्मा के सेंटेंस को कि झूठ बोल रहे थे डिप्टी सीएम विधानसभा? नहीं, मैं तो एक चीज मानता हूँ, हाँ, कि देखिए उस व्यक्ति का क्या ही भरोसा करोगे जो आशा वर्कर का मानदेय या तनख्वाह उनकी 4,000 बता रहा है जबकि वो 14,000 है। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। 2023 में 12,661 रुपए थी और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके 2023 में इसको 14,000 प्लस तक लेकर इसको गए। तो जो व्यक्ति यहाँ टीवी पर बैठ करके इसको 4,000 बता रहा है, उसकी आपको, मैं तो मानता हूँ उसकी बात पे गौर ही नहीं करना चाहिए। रही दूसरी बात, मैं तो एक चीज और कहता हूँ, इससे भी आगे जाकर के गीता बुक्कल जी की तो ये जांच नहीं, गीता बुक्कल जी की तो और कई जांच होनी चाहिए। देखिए, जब केंद्र की सरकार ने गीता बुक्कल जी के खुद के गांव के लिए एक सैनिक स्कूल की घोषणा करी, जमीन भी दी गई, गांव ने जमीन भी दे दी, सरकार ने घोषणा कर दी, और हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल, उनके खुद के गांव में स्कूल नहीं बने। रक्षा मंत्री स्वयं आकर के घोषणा करके गए, सारी अप्रूवल दे करके गए, जमीन भी गांव ने इसके लिए दे दी, और हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल, मतनेल स्वयं का गांव, आज तक एक ही स्कूल के नाम पे इनकी सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डालने काम किया। क्या ये नहीं चाहती थी कि गांव तरक्की करे? और मैं दूसरी चीजों पर इससे आगे क्या, डिप्टी सीएम ने बिल्कुल स्पष्ट कही और बिल्कुल साफ बात है, गीता बुक्कल के घर पर बैठक होकर के उसको बचाने के लिए, लीपापोती करने के लिए। अजय गुलिया, 2011 में गीता बुक्कल का कहना है कि झज्जर निवास तो उनका निर्माण कार्य हुआ ही नहीं था पूरा। 2011 में झज्जर निवास पर बात कही थी दुष्यंत चौटाला ने, हालांकि अगले दिन उसको करेक्ट भी किया, लेकिन झज्जर निवास तो 2011 में बना ही नहीं था। उसके बाद करेक्ट करने की बात दुष्यंत चौटाला ने की, इसे कैसे देखेंगे? नहीं, मैं तो एक चीज कहता हूँ, देखिए समय आगे पीछे हो सकता है, मैं उसकी एक चीज बता देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, उसकी सीएलयू कब किया, ये काम कब चालू हुआ। अब ये बात थोड़ी मैं बता सकता हूँ कि गीता बुक्कल के घर का गृह प्रवेश कब हुआ था, अच्छा, वो कब उसमें गई थी, ये बात तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो पूरा शहर जानता है, पूरा जिला जानता है कि उनका काम चल रहा था, उनका मकान बन रहा था। अब वो कहे कि मैंने गृह प्रवेश करा, उसी दिन से मैं उसमें एंट्री मानूंगी। और देखिए, समय आगे पीछे समय की, देखिए कोई याददाश्त किसी की भी हो सकती है आगे पीछे समय बताने में, लेकिन अब आप ये देखिए ना कि उस वक्त गीता बुक्कल जी को क्या ये पंचायत करनी थी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए कि जो इन कामों में लिप्त हो। ये लोग तो अपना घर जैसे कांड करवाए बैठे हैं अपनी सरकार के दौरान, और उनके बचाव में, ये मेरे कहने की बात नहीं है, अपना घर जैसे कांड इस सरकार में, हुड्डा सरकार के दौरान जब हुए थे, तो ये स्पष्ट था कि ये लोग, सरकार उनको बचाने में लगी थी।
तो आप समझ जाएं किस 2005 पर में तो वो बनती। सरकारी नौकरी पर भी नहीं था प्रिंसिपल, ये बात भी कही है विपक्ष ने नहीं, विधानसभा। मैं तो एक नहीं गीता बुक्कल जी के, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, गीता बुक्कल मना कर दे कि उसके बचाव में इन्होंने पंचायत करी कि ना करी। वो तो तो लोग सदन में मना कर चुकी हैं। नहीं वो मोदी लोग, अरे वो मोदी जब झज्जर में आएंगी तो लोग पूछेंगे, झज्जर में जब वापस बाकायदा आएंगी प्रूफ तो भी लोग रखे उन्होंने पूछेंगे। तो। नहीं कल का उनके सत्र अगर प्रूफ। देखा हो आपने। अरे वो पिछले मैं आपको एक चीज बता दूं, हाँ पिछले 70 में झज्जर की सड़कों के गड्ढे दिखाए, फोटो अच्छा। दिखाया बकायदा, ठीक है। और तुरंत प्रभाव से डिप्टी सीएम ने फोटो दिखाए मंगवा करके अधिकारियों से, हम्म। और अधिकारियों ने डिटेल भेजी कि नहीं जी तो रोड बने हुए हैं, तो पुराने फोटो दिखाए। वो गीता बुक्कल जी पता नहीं किस मुगालते में रहती हैं, उनको ये लगता है कि जो वो कह देंगी वो सब सच है। गीता बुक्कल, मैंने तो उनसे आपसे एक चीज और कह दी, आपके टीवी पे तो उनसे पूछना आपके गांव के सैनिक स्कूल का क्या हुआ, ठीक है, जो केंद्र की चलिए ठीक सरकार है, ने घोषणा करी ठीक है। थी। आपकी गांव बात ने का भी जमीन दे जवाब दी लूंगा, थी। आपकी बात का जवाब लूंगा मैं कांग्रेस प्रवक्ता से। विजेंद्र रेड्डी 4000 हमारे साथ प्रवक्ता बने हुए हैं। 4000 भाई से जरूर पूछना, हाँ। मेरे भाई से जरूर पूछना, हनुमान भाई से, कि ये 4000 मान दे और ये सैलरी कहां चलिए से ठीक ले आई है। वीरेंद्र चौहान का भी ये सवाल है। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र रेड्डी, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिन बीत चुके हैं, प्रोडक्टिव मानते हैं, फ्रूटफुल मानते हैं जनता के लिए, जिस तरीके से वार पलटवार विपक्ष और सत्ता पक्ष में देखने को मिला है? वेरी गुड बसंत जी, बहुत बढ़िया प्रश्न, जो मैं चाह रहा था वही प्रश्न आपने पूछ लिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नहीं, ये तो अपना प्रश्न था मेरा, आपने क्या सोचा इस बारे में तो जानकारी नहीं थी मुझे। गुजर चुका हाँ हाँ, मैंने ये सोच रखा था कि ये प्रश्न में ये बात मैं बोलूंगा, लेकिन आपने प्रश्न में ही पूछ लिया। एक तो मेरे को नहीं, ये जरूरी भी हो जाता है। साउंड बैक आ रही है, इसको ठीक करवाना प्लीज। मेरी साउंड दोबारा डबल साउंड हो रही है, इसको ठीक करवाना। ठीक है। देखिए, विजेंद्र, ये क्वेश्चन लेकिन लाजमी सी बात है, लाजमी सी बात है, जरूरी हो जाता है। कोई भी सत्र जनता के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा तो उसके कोई मायने होते नहीं। इस बात से आप, हाँ जी विजेंद्र, बात रखिए। न ये सेशन प्रोडक्टिव रहा, ना फ्रूटफुल रहा, ये फ्रूटलेस रहा टोटली, और अनप्रोडक्टिव भी रहा। 2 दिन का समय गुजर गया बसंत जी, सिर्फ 3 मुद्दों के ऊपर 2 दिन का हरियाणा विधानसभा का सत्र निकल चुका है। इसमें चाहे महिला कोच की बात हो, और चाहे ये प्रिंसिपल करतार सिंह इसके ऊपर, और जहरीली शराब के ऊपर, 3 मुद्दों के ऊपर केवल मात्र डिस्कशन के ऊपर सेशन निकाल दिया जाता है, तो हम इसको प्रोडक्टिव क्या, हम तो इसको बिल्कुल नेगेटिव मानते हैं, और उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। देखिए, पहली बार हम ऐसे सुन रहे हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश उम्मीद करता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि किसी तैयारी के साथ विधानसभा में जाएंगे और वहां पर सत्य बात करने का काम करेंगे। अब जो ये प्रिंसिपल करतार सिंह का मामला में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जेजेपी तीनों ही उलझी हुई है। अच्छा। इसी का ये फैसला नहीं कर पा रहे कि वो जो प्रिंसिपल है वो 2005 में सरकारी नौकरी पर था या नहीं था। मामला 2008 में आया, सरकारी नौकरी 2008 में लगा या 2005 में था। पंचायत 2011 में हुई या 12 में हुई, और पंचायत में गीता भुक्कल के आवास पर हुई या बाहर हुई। और आज मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था गांव की सरपंच साहिबा सुदेश रानी, उनका स्टेटमेंट ट्रिब्यून में छपा है कि हम 2013 में चंडीगढ़ में गीता भुक्कल जी से मिले थे, मैं भी साथ गई थी गांव वालों के साथ। अब ये 2013 का मामला आ गया। मतलब मामला क्या हुआ, सबसे बड़ी विचारणीय बात यह आती है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे माननीय हैं, उनके पास ही तथ्य सही नहीं है किसी के पास भी, और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ऐसे प्रतिनिधियों से कैसे हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारा सेशन प्रोडक्टिव होगा। दूसरी बात, आदरणीय हमारे भाई अभय सिंह चौटाला ने एक प्रश्न रखा कि भाई जो महिला कोच के आरोपी हैं मंत्री संदीप सिंह जी, हाँ। उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, क्यों नहीं लिया, इसका जवाब दीजिए। तो कोर्ट माननीय मंत्री जी ने ये सब जुडाइस है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। अरे भाई, एक्शन नहीं लेंगे, कम से कम पद से तो उसका इस्तीफा लेना चाहिए था। उसको खेल विभाग से इस्तीफा ले लिया, मंत्री का स्टेटस एज इट इज प्रिंट एंड स्टेशनरी में कहा तो था रखा। अनिल तो विज ये ने, एक गृह मंत्री अनिल विज ने कहा तो था कि चंडीगढ़ में जांच चल रही है अभी फिलहाल।
जांच चल रही है, मामला कोर्ट में। चंडीगढ़ में जांच चल रही है। जो आरोपित है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, सबजुडाइज केस चला हुआ है। ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री पद पर बिठा करके रखना क्या इस बात का संकेत नहीं है कि कोई भी कितना भी बड़ा दोषी हो, सरकार अपने आदमी को बचाने का प्रयास करती है। न्याय प्रिय सरकार नहीं है। अपनों के लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ। दूसरों को तो अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। इनका मंत्री है तो उसको मंत्री पद से भी नहीं हटाया जा रहा है। हाँ। मंत्री पद पर ही रखा जा रहा है। चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब मैं लूंगा डॉक्टर वीरेंद्र चौहान से। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान से आपकी बात का मैं जवाब लूंगा। लेकिन हनुमान वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनुमान जी, हनुमान से उम्मीद करें कि ये हमारा, चलिए ठीक है, आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा विजेंद्र रेड्डी आपके पास, आपकी बात का जवाब लूंगा मैं वीरेंद्र चौहान से। उससे पहले हनुमान वर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया, जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया 4000 वेतन को लेकर, और उसके बाद ई टेंडरिंग। सुनिए, एक और बात कही गई डॉक्टर वीरेंद्र चौहान की तरफ से कि ई टेंडरिंग तो सर एक ट्रांसपेरेंसी का कदम है सरकार की तरफ से। ऐसे में क्यों दिक्कत है सरपंचों को इससे? अगर ट्रांसपेरेंसी समाज में आती है तो सरपंचों को क्यों दिक्कत होनी चाहिए इससे? ये तो जनता को पता लगेगा काम कितना हो रहा है, कितना चल रहा है और कितना पैसा कहां लग रहा है। सरकार ने गांव में ये काम करके, हाँ, जहां भाईचारा खत्म करने का काम किया है, यहां क्या मतलब है किसी विधायक को छोटी सरकार के ऊपर बिठाने का? अब विधायक करेगा कि सारी चीजें खत्म हो रहा है? किस तरह की बातें? भाईचारा इसलिए खत्म हो रहा है कि जो विधायक है, आप मेरी बात सुने पूरी, मैंने आपकी बात को सुना था, एक बार आप बात सुने, हाँ, उसके बाद जवाब देना। आप एक बार बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप भी जवाब मामला है कि आप सलाह है उसमें बीच में बोलते हैं। चलिए ठीक है, हनुमान वर्मा जी बात रखिए अपनी। भाईचारा इसलिए खराब, आप बताए ना। हाँ। अगर मेरी बात गलत है तो उसको जो है उसका उत्तर देना। ठीक करने से भाईचारा खराब क्यों होता है? आपकी बात को, आपकी सोच संकुचित है, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप मारने का तो सेम पकड़ दे, जो फिगा के पकड़ दे। अपने गुण हाहाकार मचा है। ई टेंडरिंग का जो मामला है, उसमें विधायक को बिठाने का क्या मामला था? आपके दुर्गुण दो पक्ष होते हैं गाँव में, एक विधायक का पक्ष होता है, दूसरा सरपंच का पक्ष है। तो जो विधायक का पक्ष, उसके काम हो जाएंगे ई टेंडरिंग के कारण। सरपंच का जो पूरा गांव का भाईचारा, सरपंच जब बनता है तब तो पार्टीबाजी होती है, लेकिन सरपंच बनने के बाद वो गांव का मुखिया होता है, और मुखिया की पावर को आप छीन रहे हैं। और फिर यूं कहते हैं ई टेंडरिंग जो है ना, इससे पारदर्शिता आ जाएगी। कैसे? विधायक अपने लोगों के काम करा देगा, उनकी गलियां और बन जाएगी, और वो दूसरे जो लोग रह जाएंगे जो जिन्होंने विधायक को वोट पावर तो सरकार ने सरपंच को दी है सर की आप काम करा सकते हैं। उसके ऊपर विधायक को बिठाने का क्या मतलब हुआ? ये तो छोटी सरकार है, ये तो स्वतंत्र सरकार होनी चाहिए थी। यहाँ क्यों इन्होंने जो है ना दो फाड़ कर दिया गाँव को? ठीक है, वीरेंद्र चौहान, विधायक को छोटी सरकार के ऊपर बिठाने का क्या मतलब बनता है? बात कही गई है इनकी तरफ से। हाँ, आपको? हाँ जी, आवाज आ रही। हेलो, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता पर्याप्त रूप से कंफ्यूज्ड हैं। स्पष्टता की बहुत भारी कमी है। आप मुझे ये बताइए कि विधायक सरपंच से ऊपर अपने आप नहीं है क्या? एक सरपंच एक गांव का प्रधानमंत्री है, मुखिया है, चौधरी है, वहां का निर्वाचित प्रतिनिधि है, और किसी भी विधानसभा का जो विधायक है वो 60, 70, 80, 150, कभी कभी उससे भी अधिक गांव का प्रतिनिधि है। तो पदानुक्रम में, प्रोटोकॉल में वो पहले ही सरपंच से बड़ा है, उसके ऊपर है, उसको किसी ने नहीं बिठाया, उसको भी जनता ने चुना है। विधायक वो भी जनता का प्रतिनिधि है, दूसरी बात, ये कहां कंफ्यूज हैं? गांव के कामों के मामले में गांव में कौन सा काम होना चाहिए, उसको उसकी प्राथमिकता क्या हो, पहले क्या हो क्या न हो, इस बारे में निर्णय करने का अधिकार ठीक है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अपने गांव के बारे में सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। बस केवल इतना सा किया है कि वो सीधे काम अपने स्तर पर जो करवा सकते हैं उसकी एक सीमा तय की गई है। उससे अधिक खर्चा अगर होना है वो ई टेंडरिंग से होगा। ई टेंडरिंग की प्रक्रिया में भी सरपंच की भूमिका ही है, वहां विधायक के तौर पर विधायक की कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं है। तो केवल
काम करने का तरीका बदला है, बेहतर किया है, पारदर्शी किया है, उसमें जिम्मेदारी तय करने की एक व्यवस्था खड़ी की है। मनमाने ढंग से कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी, मनमानापन रुकने से भाईचारा खत्म नहीं होता, पारदर्शिता आने से भाईचारा खत्म नहीं होता। विधायक अगर आप काम से किसी कार्यक्रम में, तो उससे भाईचारा खत्म कांग्रेस के राज में होता होगा, हमारा नहीं हो। ठीक है, कांग्रेस विधायकों से हमने, इनको वर्मा जी को पता नहीं शायद कि हमने एक बड़ी बढ़िया व्यवस्था की है। कांग्रेस के राज में जो विपक्ष के विधायक थे उनके पास कोई शक्ति नहीं होती थी। हमने तो अपने शासन में जहां सरपंचों की ताकत बढ़ाई है, सरपंचों की शक्तियों में वृद्धि की है, पंचायतों को हमने पढ़ी लिखी पंचायतों के रूप में अपग्रेड किया है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया। वहीं विपक्ष के जो विधायक हैं उनको भी अपने हलके में विकास कार्यों की रिकमेंडेशन करने का अधिकार दिया है। तो हम संकुचित कैसे हुए? संकुचित ये थे, छोटी सोच ये रखते थे, भाई भतीजावाद ये फैलाते थे, मनमानियां ये करते थे, ठेकेदारों के साथ मिलकर के डकैतियां ये मारते थे। हमने डकैतियां रोक दी, पारदर्शिता ले आए, तो ये हम पर झूठे आरोप लगाने पे आमादा है कि भाई भाईचारा खराब हो गया। अरे कहाँ हो गया भाईचारा खराब? केवल एक चीज खराब हुई, अगर इससे कुछ लोग जनता के लिए सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पैसे को अपना चारा समझते थे। ठीक है, कुछ लोग विकास कार्यों के लिए गांव में जाने वाले पैसे को अपना चारा समझकर हड़पते थे। हमने केवल और केवल एक व्यवस्था की है कि अब सारे काम वो पारदर्शिता से होंगे। एक सीमा तक सरपंच अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने स्तर पर छोटे काम करा सकेंगे, बड़े जो काम होंगे वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होंगे, पारदर्शिता से होंगे, और इस तरह से जनता का पैसा किसी व्यक्ति का चारा नहीं बनेगा और भाईचारा खराब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको वीरेंद्र सिंह चौहान, विजेंद्र रेड्डी की तरफ से बात की गई कि आरोपियों को बचा रही है भारतीय जनता पार्टी। मंत्री संदीप सिंह प्रकरण में भी इस्तीफा तो ले लिया उनका। हाँ, इसमें भी मैं मतलब माफ कीजिएगा, खेल मंत्रालय तो ले लिया, लेकिन मंत्री पद पर अभी भी कायम है वो, ये बात कही गई है इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी की तरफ से। देखिए दो चीजें समझनी चाहिए। हाँ। कि किसी भी आरोपी को सजा जो मिलेगी वो मिलेगी कानून के रास्ते से, कानूनी प्रक्रियाओं के रास्ते से। पूर्व खेल मंत्री के खिलाफ जो शिकायत आई उसकी जांच, क्योंकि शिकायत जो पीड़ित या शिकायतकर्ता जो कोच है, उन्होंने अपनी शिकायत हरियाणा में करने के बजाय चंडीगढ़ पुलिस को दी थी। चंडीगढ़ पुलिस ने उसकी जांच की और मामला अदालत में चल रहा है। अदालत का फैसला जैसा आएगा, क्या कोई सरकार चाहकर भी किसी को बचा पाएगी? आपको क्या लगता है? अगर अदालत उस व्यक्ति के पास, मंत्री के विरुद्ध अगर सजा देती है, उनको दोषी पाती है, तो क्या कोई बचाएगा? कोई बचाएगा नहीं। हम तो बिल्कुल नहीं बचाते। हम गलत काम करने वाला कोई भी शख्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसका बचाव नहीं करते, न्याय दिलवाते हैं। इस मामले में भी न्याय अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। इनको पता नहीं क्यों लगता है कि बचाया जा रहा है। अब तक मंत्री बने दूसरी बात, इस मामले में जो शिक्षक वाला मामला, रुको विजेंद्र रेड्डी, आऊंगा अदालत का काम अदालत को करने दोगे कि हम करेंगे? एक बार बात रख लेने दीजिए, उसके बाद एक बार अजय गुड़िया के पास चलते हैं। एक जो बात बार बार कही गई, बार बार जो बातें कह करके गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये जो जींद वाला प्रिंसिपल है, 2005 में तो ये सरकारी नौकरी में था ही नहीं। अच्छा, मान लिया नहीं था, सरकारी नौकरी में नहीं था, तो क्या इसको बच्चियों के साथ अभद्रता करने का 2005 में लाइसेंस था? अगर वो एक प्राइवेट स्कूल में रहकर ये हरकतें कर रहा था तो भी उसका अपराध वैसा ही है। दूसरा कि मकान बना नहीं था, बन गया था, इस पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, मकान नहीं बना होगा, गीता भुक्कल अपने विधानसभा क्षेत्र में कहीं तो रहती होंगी, क्या वो नहीं रहती थी? तीसरी बात, मान लीजिए तथ्यों में कुछ खामी है, उप मुख्यमंत्री ने जो बात कही, और
ये भी मान लेते हैं केवल कल्पना के तौर पर, माना मूलधन 100 वाले सूत्र के हिसाब से कि माना उप मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि गीता बुक्कल एकदम पाक साफ सच्ची सुच्ची हैं। जो आदमी पाक साफ सच्चा सुच्चा होता है वो जांच से डरता है क्या कभी? हिम्मत है जांच का सामना करिए। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हर छोटे बड़े मामले की जांच कराने की आप ही की परंपरा है, मांग आप रोज रोज करते हैं, अब जरा आने दीजिए ना। जांच की आंच से डरना नहीं होता अगर आप अंदर से साफ सुथरे और सच्चे हैं। ठीक है, सांच को कभी ठीक है। आंच नहीं आती और जांच में से सांच निकलकर सामने आएगा ही। ठीक है अजय गुलिया, देखिए अभी डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ने भी पैरवी की, जो डिप्टी सीएम की तरफ से बयान दिया गया था कि हालांकि हो सकता है कि तथ्यों में थोड़ी खामी रही हो, उसे बाद में करेक्ट भी हालांकि उप मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं कि जो डॉक्टर विजेंद्र रेड्डी ने कहा कि जांच को लेकर पहले कुछ और बात कही गई कि 2011 नहीं हो 2012 और 2005 में सरकारी नौकरी पर था ही नहीं वो प्रिंसिपल, इसकी जानकारी आपको करेक्ट तरीके से नहीं है। हालांकि जो वीरेंद्र चौहान ने कही बात वो भी एकदम ठीक थी, किसी को लाइसेंस तो नहीं मिल जाता है गलत काम करने का। अजय गुलिया, नहीं देखिए, ये जरूरी है कि उन्होंने बचाया कि नहीं बचाया, कि ये जरूरी है 11 में बचाया कि 12 में बचाया। ठीक है, देखिए जानना तो ये जरूरी है ना कि उन्होंने गलत की पैरवी करी क्यों, चाहे वो 11 में करी हो चाहे 12 में करी हो, दोनों ही तरफ गलत थी वो। तो ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि 11 में करी थी तो वो ठीक थी और 12 में करी थी तो वो गलत थी, नहीं। ठीक है, देखिए सन के हिसाब से मैं तो ये बात भी मानता हूँ, जैसे ठीक कर दिया। मूर्ख वो नहीं जो जानता नहीं, मूर्ख वो है जो जानता है पर मानता नहीं। अगर कोई चीज में कोई तथ्य में डेट बताने में अगर कोई भूल रह गई उसको सुधार लिया गया। देखिए सुधार की गुंजाइश तो हमेशा है ना। तो आपने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उसको सुधारने का काम किया। अरे उसका क्या करें जो गलती जानते हुए भी और उसको पता होते हुए भी उसको मानता नहीं कि आपने ऐसे आदमी की पैरवी करी जो कि गलत कर रहा था। और ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, अपना घरकांड में उन्होंने क्या किया था, गलत की पैरवी नहीं कर रहे थे। समूचे हरियाणा प्रदेश के सामने इनका ये सच सामने आया था कि ये उन दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सबके सामने नहीं आया था ये, अलग बात है। और रही बात दूसरी, देखिए जो मैंने पहले भी कहा था कि मेरे भाई को तथ्यों की शायद जानकारी नहीं है। अगर नहीं है, जिस प्रकार से मैं एक चीज मानता हूँ कि हम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि वो सन 2011 की वजह वो 12 था जो हमने 11 किया, ये बता दें अभी तक क्या हो। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। इसी बीच एक बीच बड़ी जानकारी आ रही है, गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन ग्रोवर, ओवर टू यू। देखिए बसंत, बिल्कुल जो कि हरियाणा विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होने वाली है। और आज कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है फिर दोबारा से सत्ता पक्ष पर हावी होती हुई नजर आएगी। लेकिन जो जींद और उचाना वाला जो मामला इस समय सदन में जोर शोर से सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से उठ रहा है, आपस में जो बयानबाजी देखा जा रही है उसको लेकर के हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, हम उनसे जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो ये पूरा मामला है जिस पर प्रिविलेज मोशन जो है कांग्रेस लेकर आई है डिप्टी सीएम के खिलाफ, कि जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की बात की जो बात की जा रही है, इन सभी विषयों पर हम हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह है और उनसे हम जानेंगे कि जो जींद और उचाना वाला जो मामला है आखिरकार उस पूरे मामले को वो किस तरह से देखते हैं। और साथ ही जो इस समय जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की बात जो हो रही है विधानसभा में, जो भी आपस में विधायकों पर आरोप प्रत्यारोप लगे, वो कितना सही है। क्योंकि काफी सीनियर नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को वो कैसे देखते हैं। क्या विधानसभा की कमेटी ही इस पूरे मामले की जांच करे या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि जब हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरी जांच होगी। क्योंकि हमने कई जो
जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि जो विधानसभा की बात है वो विधानसभा के पटल पर ही रखी जाए तो अच्छी बात है, और अगर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होती है तो ये विधानसभा के खिलाफ भी जो अन्य विधायक जो नेता हैं उनके खिलाफ काफी गलत होगा ये, और ऐसे में इसलिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच इस विधानसभा की नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बेबाक नेता हैं और लगातार बेबाक नेता जाने जाते हैं, और इसलिए हम उनसे जरूर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं। हम जरूर बातचीत करने की जो है कोशिश करते हैं। बसंत, क्योंकि अब 11 बजे जो है विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक चलेगी, और आज हो सकता है इससे और भी लंबी कार्रवाई जो है चल सकती है। हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह है। सर, जो जींद उचाना वाला मामला इस समय काफी सुर्खियों में है, इस पूरे मामले की जांच जो अभी विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप हुआ और गीता बुक्कल पर आरोप लगे दुष्यंत चौटाला की तरफ से, तो अब इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से कराने की बात विधानसभा में हुई है, आप कैसा देखते हैं? मेरे को लगता है कि ये विधानसभा की जो शक्तियां हैं, जो संवैधानिक शक्तियां विधानसभा को दी गई हैं या मेंबर्स को दी गई हैं, उसका ये एक किस्म से उसका उल्टा है। जुडिशरी की, न्यायपालिका की अपनी शक्तियां हैं जिनका उल्लेख है संविधान में, और विधानसभा की अलग हैं। ये किसी भी कारण से मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार या हमारी विधानसभा इस बात की स्वीकृति देगी, क्योंकि ये कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सिटिंग जज हाई कोर्ट का कोई प्रोसीडिंग, जो हाउस की प्रोसीडिंग है, उन पे कोई इंक्वायरी करे। लेकिन सर, इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि तमाम विधायकों की सहमति आई, इसलिए हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की बात कह दी। नहीं, वो बात कही अलग बात है, लेकिन उस पर निर्णय अभी नहीं हुआ। निर्णय होना है और शायद आज इसका निर्णय हो भी। तो अगर ऐसा हुआ तो कैसा देखते हैं फिर आगे की जो प्रोसीडिंग होगी विधानसभा की? तो फिर तो सारी जो जांच है वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से ही होने लग जाएगी, फिर विधानसभा की कमेटी का क्या? अब ये आप सारी बात समझते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो संविधान में जो हमारे तीनों जो शाखाएं हैं जो व्यवस्था को चलाती हैं, सरकार है, गवर्नमेंट है, विधानसभा है और जुडिशरी न्यायपालिका है, ये तीनों के अलग अलग फंक्शन है। तो आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं सर, कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से ना हो, विधानसभा की कमेटी ही करे इसकी जांच? नहीं, मेरी राय नहीं है, ये संवैधानिक बात है। संविधान के जो लोग हैं, चाहे वो बड़े संविधान के वकील हैं जो जानने वाले, या और जो पुराने राजनीतिक लोग जिन्होंने 40-40 साल लोकसभा में लगा दिए, उनको पता है इन सारी बातों का, उनसे सलाह लेंगे। और हमारी पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं। सर, इस पर एक और है कि उचाना के जो प्रिंसिपल पर आरोप लगे हैं, एक तरफ डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि 2012 में गीता बुक्कल के आवास पर समझौता हुआ, इसी तरह का कोई मामला था। उसमें ये भी बात निकल कर सामने आई है कि उसमें आप मंत्री थे तो उस समय नोटिंग भी आपने दी थी कि उसके ट्रांसफर की नोटिंग, ऐसा कुछ जानकारी आपको दी होगी? मेरे पास तो हजारों ट्रांसफर के लिए लोग आते थे और मैं सबकी कोशिश करता था कि किसी को उसकी जो उम्मीद है, चाहे ट्रांसफर की हो चाहे और कोई कष्ट हो, उसका निवारण हो सके। और उचाना तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ तो मेरे पास तो कोई इस पर ऐसे कि कोई मेरा विरोधी है वो ना आए। मैं विरोधियों के भी काम करता हूँ, मैं अपने साथियों के भी करता हूँ, और मैंने कभी इन चीजों में फर्क नहीं समझा। अच्छा सर, लास्ट है कि हरियाणा में जो चुनाव की सुगबुगाहट है इस समय चल रही है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। आपको क्या लगता है, एक साथ होने चाहिए तो फायदा होगा, अलग अलग होने चाहिए तो फायदा होगा? मेरा आकलन यही है कि जो हमारे को कामयाबी मिली है उससे एक बहुत बड़ा हरियाणा में एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में चुनाव में बहुत बड़ी सफलता मिली
उसका बड़ा कारण ये था कि आम जन की जो उन्होंने जो सहूलियतें दी हैं, जो सहायता की है, आर्थिक रूप से राशन डिपो से सुविधाएं दी गई है, किसी को तेल और गेहूं, तेल, चीनी, ये ऐसी चीजें हैं जिनको मतलब आदमी ये सोचता ही है कि भाई मेरे को ये चीजें मिली हैं। सर, एक लास्ट सवाल है कि अजय चौटाला ने कहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अब 75 साल के हो गए हैं, वो छटपटा रहे हैं, उनकी कोई बात मानता नहीं है, इस तरह की बात अजय चौटाला ने कही। ये तो अजय चौटाला कुछ तो कहेगा, मैं वो ये तो कह नहीं सकता बीरेंद्र सिंह को 10 साल की सजा हुई है, 10 की हुई है तो उसको हुई है, मेरे को तो नहीं हुई। अच्छा सर, उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे आप, जैसा कि चर्चाएं हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे? वो तो नहीं लड़ेंगे, वो तो उसने तो मन बना रखा। वो बार बार कह रहे हैं मैं लड़ूंगा चुनाव। भाई अगर आप आज ही वो ये बोलना शुरू कर दे तो कुछ बचा हुआ माल है वो भी जाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही है, और उन्होंने इस जो विधानसभा में इस समय हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की बात जो की जा रही है, जो गीता भुक्कल पर आरोप लगे हैं, उस मामले को लेकर के भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विधानसभा की जो भी प्रोसीडिंग है वो विधानसभा तक ही सीमित रहनी चाहिए, ना कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से उसकी जांच करानी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन ग्रोवर जुड़ने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण बातचीत आपने की और चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा हम कर रहे थे, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे, अजय गुलिया। देखिए, मैंने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया। देखिए, जो 11 में भी गलत था वो 12 में भी गलत था। ठीक है, तो आप जरूरी हो सकता है इसमें तारीख की आगे पीछे हो सकती है ईयर का, लेकिन जो किसी को अगर आप किसी अपराधी को बचा रहे हैं, चाहे वो 2011 में बचाया चाहे 12 में बचाया, वो दोनों ही दिन गलत था। ठीक है, तो आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। ठीक है अजय गुलिया। हनुमान वर्मा जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय गुलिया कह रहे हैं कि ये सवाल ये नहीं है कि 11 में निवास बना था या 12 में नहीं, जो चीज 11 में गलत है वो 12 में भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कही गई कि अगर सही है, साफ है, तो जांच की आंच से क्यों डर रहे हैं? बसंत जी, जो 2005 में गलत था, हाँ 2008 में गलत था, जो 11 में गलत है, 12 में गलत तो गलत था। ठीक है, ये बहुत गलत हुआ, इसमें कोई शक नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसकी जांच जो सिटिंग जज से बात कर रही है, अभी वीरेंद्र जी का भी सुना, दादा गौतम की बात भी सुनी थी, उन्होंने ये कहा कि ये संसद की गरिमा होती है, विधानसभा की गरिमा होती है, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। अगर उससे बाहर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर चाहे सिटिंग जज से करा ले। लेकिन एक बात अजय गुलिया जी से कहूंगा, और मैं चौहान जी से भी एक बात कहूंगा। गुलिया जी एक बात तो बता दें, आपको 5100 रुपए पेंशन की बात करते थे, वहां वो कहाँ चली गई? आपने तो राजस्थान में जाके बीजेपी वाले से भी पूछ रहा हूँ चौहान साहब से, चौहान साहब आपने तो 450 का सिलेंडर राजस्थान में देने की बात करी थी, आप हरियाणा में 1150 का क्यों है? वो भी तो 450 का करा दें। ठीक है, नहीं देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, उनका जवाब दे दूं। ठीक है, हमारा 5100 का वादा था, पूरा नहीं हुआ। बात आपके टीवी चैनल पे स्वीकार कर रहा हूँ, 5100 का वादा था, साझा सरकार बड़ी, पूरा नहीं हुआ। अगर अकेली जननायक नहीं, 75% आरक्षण का भी दावा था सर, वो भी रद्द हो गया है, ये बात भी स्वीकार कर लीजिए आप। 75% का, बिल्कुल बिल्कुल। इसको रोको, इस कांग्रेस प्रवक्ता को रोक के ये पूछो कि जब इसकी नोटिफिकेशन आई थी तो भी हाईकोर्ट ने रोक लगाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करके और उसको लागू करवाने का काम करा। अब दोबारा हाईकोर्ट ने अगर इसके ऊपर स्टे किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के पैरवी करेंगे और अपने हक में फैसला लेकर के आएंगे। और मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को सोचना चाहिए कि किस प्रकार के लोग हैं कि तालियां बजा रहे हैं कि 75% रोजगार हरियाणा प्रदेश के बच्चों को ना मिले, खुशी मना रहे हैं। और दूसरी बात, इनसे खुशी मनाई नहीं, अरे ये पेंशन की कह रहे हैं, ये पेंशन की कह रहे हैं। इनके 10 साल के शासन काल में 700 रुपए पेंशन बढ़ी थी, 10 साल के शासन काल में 700, और हमारे 3 साल के कार्यकाल में 1000 रुपए पेंशन बढ़ गई। तो अब शर्म किसको आनी चाहिए? हम क्या उन सौ पे शर्मिंदा है? मानते हैं हमारे मन में टीस है, लेकिन शर्मिंदा तो ये हो 10 साल चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश गठबंधन में आपके, गठबंधन में आपके 3 साल सर, गठबंधन में आपके 3 साल अजय गुलिया, गठबंधन में 3 साल आपके भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में 3 साल 1000 बढ़ गई, हमारे गठबंधन की सरकार में 1000 बढ़ गई। हाँ, ये आपने सही कहा, गठबंधन हमारे गठबंधन में बढ़ी। हाँ ठीक है,
कांग्रेस ठीक है, ठीक है, ठीक है। रुपए वीरेंद्र सिंह चौहान, 10 साल में 700 रुपए और अकेली सरकार है। ठीक है, जिस दिन आपने समर्थन दिया था चलिए उस दिन ठीक भी है। तो बात हनुमान करी वर्मा आ होती रहा कि हूं। 400 डॉक्टर रुपए वीरेंद्र की। सिंह चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, बात रखिए। देखिए, कुल मिलाकर जो जींद वाला प्रकरण है, जींद हाँ। उचाना प्रकरण जो आप कह रहे हैं, उसमें चीजें शीशे की तरह साफ हैं। जो जांच की बात हो रही है वो विधानसभा के भीतर किसी सदस्य या विधायक के कार्य की जांच नहीं है। जांच मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में एक आरोपी के बचाव में खड़े होने को लेकर करने की बात है। अब डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, हाउस की प्रोसीडिंग थी ना सर, ये तो हाउस की प्रोसीडिंग के दौरान एलिगेशंस लगे। सुनिए ना। हाँ, नहीं, आप समझिए। ठीक है। एलिगेशंस लगे, एलिगेशंस की जांच तो कहीं होगी ना। काम कहाँ हुआ था? वो सदन से बाहर हुआ था। अगर बचाव हुआ था तो सदन से बाहर हुआ, और अगर आरोप गलत हैं तो वो बाहर हुए कार्य को लेकर आरोप हैं, उनकी जांच अगर विधानसभा की कोई कमेटी करेगी। मैं छोटा सा एक दृश्य आपके सामने यूं रखता हूं कि मान लीजिए जांच का काम विधानसभा की एक कमेटी को दे दें। ठीक है। विधानसभा की जो कमेटी बनेगी, क्योंकि उसमें बहुमत सत्ताधारी दल का होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे विधायक ज्यादा हैं। अच्छा। तो कल को ये भाई ये कहेंगे कि जांच इसलिए निष्पक्ष नहीं हुई क्योंकि इसमें तो जो इसका चेयरमैन था कमेटी का, वो तो सत्ताधारी दल का था, इनके लोग ज्यादा थे, जजपा के, भाजपा के लोग ज्यादा थे। तो जांच निष्पक्ष हो वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से बेहतर मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। रही बात इसमें सदन की गरिमा घट रही तो है, आपको बढ़ तो यही रही कहना है, चाहिए क्योंकि ना किसी के वीरेंद्र हाथ चौहान, में जा आपको रही तो है, यही नहीं कहना जा रही है। चाहिए कि विधानसभा कमेटी करे। आप सरकार में ज्यादा हैं, आपके पास बहुमत है, आपको तो कहना चाहिए कि होनी चाहिए विधानसभा कमेटी की तरफ से जांच। अब हम तो न्याय देने की बात कर रहे हैं साहब। हाँ। न्याय देने की बात कर रहे हैं, और हम तो वो कह रहे हैं जो विपक्ष हमेशा मांगता है। आपको ध्यान होगा, क्षमा करिएगा, हाँ। आपको ये ध्यान है ना कि हरियाणा का विपक्ष हर छोटी बड़ी चीज की मांग हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की करता है। अब इनकी विधायक, इनकी मंत्री के रूप में श्रीमती गीता भुक्कल ने एक दुराचारी अध्यापक का बचाव किया अथवा नहीं, इसकी जांच अगर हाईकोर्ट का जज कर देगा, ठीक है, तो उससे बताइए सदन की गरिमा पर आंच कैसे आई। सदन की गरिमा महत्वपूर्ण है, नो डाउट, परंतु हरियाणा की बच्चियों की अस्मत भी महत्वपूर्ण है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हरियाणा की बेटियों की अस्मत किसी भी सदन से भी बड़ी है। किसी भी सदन की अस्मत और गरिमा से बड़ी हरियाणा की बेटियों की अस्मत है। और यहाँ पर चोट बेटियों की अस्मत पर हुई है। वो लोग जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने बेटियों की अस्मत के साथ छेड़छाड़ करने वालों का बचाव किया, ठीक है। उन्हें हनुमान वर्मा अपने बचाने आप का कहना काम किया है क्या चाहिए कांग्रेस की कि सरकार के हमने दौरान? बचाव नहीं कभी किया, आरोपियों को। इसकी जांच हनुमान होने वर्मा, दीजिए। ये तो इसकी ये कह रहे हैं होने जांच दीजिए कराएंगे, तो हाईकोर्ट जांच करा ले, अपने आप पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो नहीं, जाएगा। आपकी तरफ से बात कर रहा हूं सर, आपकी तरफ से क्या बात रखी आपको जाएगी इस सीधा पर? कह रहे हैं, क्योंकि कोई मतलब बीजेपी नहीं, प्रवक्ता गीता तो भुक्कल का डायरेक्ट कोई कह रहे हैं, इसमें- जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं बचाने का काम ये दोनों 11 में हुआ या 12 में हुआ तो बोल है। रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। गीता भुक्कल जी ने जब मुख्यमंत्री जांच की मांग इन्होंने मुख्यमंत्री की। गीता पे हाथ रख के कह दे, वो तो ठीक है, और गीता भुक्कल कसम खा के कह रही है वो झूठ है, कितनी बड़ी बात है। तो जांच का विषय हो जाएगा, कुछ नहीं गीता भुक्कल करेगा, कोई गलत नहीं करा। गीता लेकिन भुक्कल में मैंने हम काफी नहीं मानते हैं। गीता हम अब एक काम जरूर होना चाहिए। कसूर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, गीता भुक्कल जी कसम खाने से चलिए ठीक है। पहले हनुमान वर्मा, एक बार हनुमान वर्मा को सुन लेते हैं। अजय गुलिया, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, आ रहा हूँ आपके पास। अगर सच्ची है तो जांच का सामना कर लेना। बिल्कुल, कहाँ जांच के सामने गीता से डर रही है, भुक्कल वो अगर तो साफ सच्ची करिए, है करें तो जांच का सामना करें कर जांच। लें। किसने रोक दिया जांच करने से? फिर ये तो रोड़ा आपको क्या डर है लग फिर? रहा है। वर्मा जी, आपको रोड़ा झूठी क्या बात बात कर का रहे है हैं। फिर? आपको अभी वर्मा जी, 5 रोड़ा से क्या 8 बात पे का आप है? 12 वर्मा जी, रोड़ा क्या का है फिर?
नहीं, रोड़ा क्या का है फिर? अगर मैं यूं कह रहा गुलिया जी, आप तो 5 से 8 पे आगे, 8 से 12 वीरेंद्र चौहान बात कर रहे हैं। अजय गुलिया नहीं, वीरेंद्र चौहान बात कर रहे हैं जी आपसे। वीरेंद्र जी, ये तो 5 से 8, 8 से 12, 12 से 13, वो सुरेश सरपंच खुद कह रही है सरल कि हम तो बिल्कुल मिलने गए थे। गलत तो आप कह रहे हैं। हनुमान, जी जी जी, ठीक है। हे हनुमान, मैं आपको एक बात कह रहा वीरेंद्र जी, आप उन चीजों से कहां दूर भाग जाते हैं? अगर आप सच्चे हैं, चौहान जी जांच करा रहे, गीता बुक्कल ने कुछ गलत नहीं करा। ये हनुमान होगा हमारे कहने से। अरे सुनो, एक सेकंड बस, मुझे एक सेकंड दीजिए। आप कहते हैं गीता पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, हे हनुमान कहने से कुछ नहीं होगा, जांच करने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई, और कैसे होगा? जांच करने से सब कुछ होगा। जांच का सामना पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, वो जांच में पता चल जाएगा। विजेंद्र रेड्डू, जांच से हाँ पता ठीक है, चलेगा। विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता एनएलओ, उन्होंने पहले भी उठा रहे थे। क्या कह रहे थे सर? बात रखिए किस तरीके से आपने पहले, अभी थोड़ी देर पहले ये बात भी कही कि सेशन जो है जितना, हाँ जी, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2011 में बचाया गया, 13 में बचाएगा, जो बचाएगा वो तो पास्ट की बात है। अब भी बचाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नहीं सर, पास्ट की बात नहीं सर, पास्ट की बात कह के दरकिनार तो नहीं कर सकते आप। बर्खास्त हो चुका है, नहीं, पास्ट की बात कह के दरकिनार तो नहीं किया जा सकता। किसी की इज्जत से जुड़ा हुआ अगर मामला है, उसको पास्ट की बात कह के कैसे दरकिनार कर देंगे? चलिए, वो तो पास्ट की बात है। आप मेरी बात सुनो, हाँ। आप मेरा पूरा वक्तव्य सुनोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, आपने कहा ना कि चलिए वो तो पास्ट की बात है, समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, नहीं, जो पास्ट में बचाया गया वो गलत हुआ और अब भी बचाने की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, जिस प्रकार से पहले दिन खुद कांग्रेस ने ये कहा कि हाई कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए, सभी ने जांच की और सदन में प्रस्ताव पास कर दिया सदन ने कि हाई कोर्ट से जांच होनी चाहिए। हाँ। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं एडवाइजरी कमेटी में विचार किया जाएगा कि जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज से। अब एक नया ये शगुफा शुरू हो चुका है और मैं आज आपके चैनल पर स्पष्ट कहता हूं और बड़े दावे के साथ कहता हूं कि इस मुद्दे की हाई कोर्ट से जांच नहीं होगी, इसको पोस्टपोन किया जाएगा, जो कि प्रमाण होगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिली भगत करके दोषियों को बचाने का काम करती हैं। ये मुद्दा जिस प्रकार से उठाया जा रहा है कि विधानसभा में कही गई बातों की हाई कोर्ट से जांच नहीं हो सकती, 151 की धारा के अनुसार जो बीबी रखने का काम किया है, ये मुद्दा ना तो विधानसभा में हुआ, ये मुद्दा उचाना के स्कूल में हुआ। ये पीड़ित और पीड़िता दोनों उचाना के हैं। अगर विधानसभा के वक्तव्यों को एक तरफ रख करके भी जांच की जा सकती है और जांच की जानी चाहिए तो भी ये सत्य सामने आएंगे। दूसरी बात वसंत जी, ये स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार जो है ना महिला विरोधी सरकार है। जिस प्रकार से हरियाणा पूरे हिंदुस्तान में अनसेफ महिलाओं में नंबर 2 पर आया है, मैं चलिए डॉक्टर वीरेंद्र चौहान सीधा आरोप लगाया गया है महिला विरोधी सरकार। ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेता हूं एक बार। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पूरी होने दो बसंत जी। ठीक है, अच्छा चलिए बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड में बात रखिए सर, समय की कमी। 5 सेकंड और दो मेरे को। हाँ 10 सेकंड। मैं ये पूछना चाहता हूं, संदीप सिंह का मामला सबजुडाइस है, इसलिए उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया और उसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी एक्शन लिया जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को जेल में डाल दिया आपने, इसको टर्मिनेट कर दिया जॉब से। भरत भूषण के खिलाफ जांच नहीं हुई, कोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उसको सजा नहीं, संदीप सिंह को सजा नहीं, तो इस प्रिंसिपल को टर्मिनेट करके जेल में डाल दिया। तो ये साफ दिखाता है कि ये अपने आदमियों को बचाने का काम करती है सरकार, चाहे वो कितना भी बड़ा दोषी क्यों ना हो। और यही कारण है कि आज हरियाणा प्रदेश जो है, ठीक है, वीरेंद्र चौहान बड़ा आरोप लगाया गया सर, बड़ी बात कही गई है। हाँ सुन तो लीजिए, हाँ। अब इनको रोक दीजिए। मुझे हैरत इस बात की है कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को दर्जनों बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने वाले एक शैतान पर तरस आ रहा है कि उसको जेल में क्यों डाल दिया और फलाने को क्यों नहीं डाला,
मतलब बिल्कुल तरस हमने नहीं आ रहा, कार्रवाई बिल्कुल की, तरस नहीं आ रहा। जिन हमने शैतानों दंड को देने की बचाया प्रोसेस गया शुरू है, कर दी। उसके ऊपर रुक जाओ, दुख आ रहा बीच है। में बोलते हो हमें फिर। तरस नहीं रुक आ जाओ रहा यार, चौहान साहब, रुक बात जाओ, को घुमाने की रुक जरूरत जाओ, नहीं रुक है। जाओ, रुक मैं जाओ। नहीं, आप गलत रुक बोल रहे जाओ, हो। रुक हमने जाओ, मैंने रुक तरस जाओ। की कोई बात विजेंद्र नहीं रेड्डी। की। मैंने ये कहा कि उसको तो आपने सजा दे दी। उन शैतानों को बचाने का काम क्यों विजेंद्र किया जा रेड्डी, रहा है, जिसके विजेंद्र लिए रेड्डी, MSA आप को ही की बात का walkout जवाब नहीं ले रहा करना हूँ, पड़ा। आपकी बात का जवाब ले रहा हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, विजेंद्र रेड्डी ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के प्रकरण में, मैंने कब नहीं, कहा कि उनको आप ही की बात ले रहा हूँ सर, आप ही की बात ले रहा हूँ। विजेंद्र रेड्डी, अगर आपकी बात का, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ। शांत आप हो जाइए, शांत हो जाइए। विजेंद्र रेड्डी, आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, कहा गया है कि संदीप सिंह पॉलिटिकली आते हैं। खिलाड़ियों का प्रकरण था, उसमें जिस पर आरोप लगे थे, जिस शख्स पर, वो भी संबंध रखता है पॉलिटिकल से। अब ऐसे में ये प्रिंसिपल को तो टर्मिनेट कर दिया, सजा दे दी, लेकिन इन दो का क्या सर? मुझे उत्तर देने दीजिए। हाँ, मुझे उत्तर देने दीजिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। इस देश में कम से कम जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में शासन की कमान है, तो सारे काम कानून के रास्ते से, संवैधानिक प्रक्रियाओं से होते हैं, होते रहेंगे। ठीक है। कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रिंसिपल जेल गया है, प्रिंसिपल के खिलाफ एविडेंस आए, पर्याप्त एविडेंस थे जेल में डालने के तो जेल गया, पर्याप्त एविडेंस थे बर्खास्त करने के तो बर्खास्त किया गया। संदीप सिंह के विरुद्ध जो प्रमाण आए हैं वो अदालत में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अगर वो जेल में डालने वाले प्रमाण होते तो संदीप सिंह अब तक जेल में होते। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अगर प्रमाण ऐसे होते कि उसको जेल में होना चाहिए तो वो जेल में होता। कोई इसलिए जेल में नहीं जाएगा कि रेड्डू साहब और इनके नेता कहते हैं। ठीक है। इसलिए जेल में जाएगा क्योंकि उसके कृत्यों के विरुद्ध प्रमाण होंगे। इनके नेताओं के खिलाफ प्रमाण थे तो जेल काट के आए हैं ना। इस देश में कानून का राज है, मनमानी